नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सैनी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज 10th क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे और 10th क्लास में हमारा जो मेन सब्जेक्ट है साइंस, और जिसकी 3 ब्रांच आपके बारे है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आज हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपके फिजिक्स के बारे में, यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में। देखो बेटे, 10th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें आपके 4 चैप्टर मेन है। पहला जो चैप्टर है वो हमारा है प्रकाश वाला, और प्रकाश में हम पढ़ते हैं अपवर्तन और परावर्तन के बारे में। अगर 10th क्लास की फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हमारे कितने चैप्टर है। मेन चैप्टर कितने? 4 चैप्टर। कौन कौन से? पहला हो गया प्रकाश, जिसमें प्रकाश में आप अपवर्तन, तथा परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर आपका मानव नेत्र, ह्यूमन आई वाला। तीसरा चैप्टर आपका विद्युत वाला, और चौथा चैप्टर जो आपका है वो है चुंबक वाला, विद्युत चुंबक वाला। ये 4 चैप्टर मेन है, और 4 चैप्टर अगर मेन की बात करें तो इसमें हमें यह पता भी होना चाहिए कि किन के चैप्टरों में हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तो बेटे, जब भी अगर आप 10वीं क्लास की स्टडी कर रहे हैं और उसमें भौतिक विज्ञान की स्टडी कर रहे हैं, साइंस में फिजिक्स के ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले यह पता हो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है और हमारा सिलेबस क्या है। तो हमारा सिलेबस फिजिक्स के ये 4 चैप्टर हैं: प्रकाश, मानव नेत्र और विद्युत और चुंबक। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो प्रकाश वाले से आएंगे और विद्युत वाले से न्यूमेरिकल्स आएंगे। बाकी मानव नेत्र से और चुंबक वाले चैप्टर से हमारी जो है थ्योरी आती है। लेकिन अगर ये 4 चैप्टर आपके परफेक्ट हैं तो आप ये मान के चलिए मैक्सिमम नंबर जो है फिजिक्स में, अगर मान लो 30 नंबर का ये पार्ट आ रहा है तो 30 में से आप इसमें 28 तक इजीली गेन कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं 28 तक भी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हमें करना क्या है, इसको इतने सिंपल तरीके से समझना ताकि आपके क्लियर हो जाए कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है क्या और उस चैप्टर के बारे में है क्या। तो इसीलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे, अपना पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे प्रकाश, जिसमें परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। अब जो भी आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाए, जितना करवाया जा रहा है मैक्सिमम पार्ट में, आपको कोशिश करेंगे आपको पूरा टॉपिक आपसे क्लियर हो जाए कि अगर आप इतना स्टडी करके चलेंगे तो ये श्योरिटी है कि आपको इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, और दूसरा जितना आपको बता दिया जाएगा आप उतना इजीली कर भी लोगे और आप करके भी आओगे। उतना सिंपल तरीके से बता देंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कि हाँ इसको रिवाइज करना है या नहीं करना। अगर एक बार ध्यान समझना टॉपिक को और आराम से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश, और प्रकाश में पहले समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद जिसे कहा जाता है लाइट, उसके बाद अपवर्तन परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, प्रकाश के बारे में हम सबको ये पता है, आपने पढ़ भी रखा होगा कि हम ये जानते हैं प्रकाश के बारे में कि सर प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है। कि प्रकाश जो है एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है। तो सीधे से मतलब ये हुआ कि सर ठीक है, आप लाइट की बात करो, लाइट के बारे में अगर आप ये कह रहे हैं कि सर लाइट हमारे लिए करती क्या है या प्रकाश है क्या चीज एक्चुअल में, तो ध्यान रखना अगर प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश का मतलब हो गया सर प्रकाश एक ऐसा माध्यम जिसके सहायता से आप वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। ये सिंपल डेफिनेशन है आपके क्लास के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, जिससे आप चीजों को समझ जाए। अब लेकिन मेन चीज है कि ठीक है, अभी तो हमें पता चल गया कि प्रकाश का मतलब क्या हो, कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम जिसके साथ आप वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में जाए तो यह कहा जाता है कि प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप होती है, और प्रकाश जब एक ऊर्जा का रूप है, किस तरह से रूप, अगर आप मान लो सूरज के सामने खड़े हैं तो आपको एनर्जी भी महसूस होगी, एक गर्माहट भी महसूस होगी, आपको हीट भी महसूस होगी। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का भी रूप है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश जो है ऊर्जा का भी रूप है। तो आप चीजें कैसे भी समझ सकते हैं कि प्रकाश का मतलब हो गया सर प्रकाश
की सहायता, प्रकाश एक ऐसा माध्यम, माध्यम का मतलब क्या है कि जिस मतलब अगर आप कहीं, आपको कहीं जाना है, ट्रेवल करना है, किसी कहीं पर भी यात्रा करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो बस करोगे या कार से जाओगे या बाइक से जाओगे। तो बाइक, बस, कार, ये क्या हो गए, मीडियम हो गए, माध्यम हो गए। तो इसीलिए प्रकाश, अगर हम वस्तु को देखना है तो वस्तु को देखने के लिए हमें जो माध्यम चाहिए होता है उस माध्यम को ही प्रकाश कहा जाता है, या जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, वो माध्यम क्या हो गया, प्रकाश हो गया। अगर रूम के अंदर आप लाइट बंद कर दें और आपको जब भेजा जाए तो क्या आप किसी चीज को देख पाओगे, पूरा कमरे में अंधेरा हो, बिल्कुल भी। अब आपको सब देखने का टॉर्च चाहिए या लाइट चाहिए, तो सीधी सी बात है, जैसे आप टॉर्च को ऑन करोगे तो प्रकाश फैलेगा कमरे में। जब प्रकाश फैलेगा तो होता क्या है कि जैसे ही किसी वस्तु से प्रकाश चलने लगा, फैलने लगा, वो प्रकाश सबसे पहले क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना, प्रकाश जो फैलता है वो चारों दिशाओं में फैलता है। और जब प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है तो जब वो प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो गिरने के बाद वहां से टकराएगा, और टकराने के बाद जो है वो आप तक पहुंचेगा, चाहे आप कहीं पर भी खड़े हो। लेकिन ध्यान रखना, जिस माध्यम पर प्रकाश गिर रहा है, अगर वो माध्यम पारदर्शी है तो प्रकाश जिस जहां से आ रहा है उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत, प्रकाश का सोर्स। सूरज से आ रहा है तो प्रकाश का सोर्स क्या होगा, सूर्य हो गया। बल्ब से आ रहा है तो प्रकाश का स्रोत क्या हो गया, बल्ब हो गया। जिस भी चीज से आ रहा होता है उसे बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। जहां से भी प्रकाश उत्सर्जित हो रहा होता है, जैसे प्रकाश आ रहा होता है, वो प्रकाश का सोर्स है। और प्रकाश जो है चारों दिशाओं में फैलता है। और जब ये प्रकाश किसी अंधेरे का, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन करा था कि कमरा में अंधेरा है, डार्क है, बिल्कुल अंधेरा रूम है, डार्क रूम है, और जैसे आपने टॉर्च जलाई, टॉर्च जलाने से क्या हुआ, तो टॉर्च क्या होगी, प्रकाश का स्रोत हो गया, वहां से प्रकाश उत्सर्जित हुआ और वो अंधेरे कमरे में जो वस्तु रखी हुई थी वहां पर टकराया। टकराने के बाद वो आप तक पहुंचा, जो आप तो क्या हुआ, पहुंचने के बाद जब वो आप तक पहुंच रहा है तो आपको वस्तु दिखाई दे रही है। इस तरीके से जो है प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। तो तभी कहा गया कि सब प्रकाश जो है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तु को देख सकते हैं। वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रकाश कहा जाता है। बात क्लियर हुई कि प्रकाश क्या हो गया, एक ऐसा माध्यम हो गया जिसकी सहायता से वस्तु को देखा जा सकता है, उसे प्रकाश कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं प्रकाश जो है ऊर्जा के रूप में होता है। प्रकाश एक ऊर्जा भी है, ऊर्जा का भी रूप है। और जब किसी वस्तु से प्रकाश चल रही होती है, जिस भी वस्तु से प्रकाश आ रहा होता है, वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब आपने ये बात हम सबने ये एक बात और पढ़ रखी, आप भी ये भी जानते हैं कि ये कहा जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है हमेशा। देखो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। अब इस बात का मतलब, अगर आपने ये कह भी दिया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, तो इस बात को थोड़ा समझ के चलते हैं कि सर आपने कहा प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, तो सीधी रेखा में चलने का मतलब क्या हो गया कि ये तो हो गया प्रकाश स्रोत, सामने हो गया एक वस्तु, और वस्तु जो है आपकी अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब क्या, जिसमें आर पार नहीं देखा जा सकता, उसे बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है सर, ये होगी अपारदर्शी वस्तु। अब जब प्रकाश स्रोत से आएगा तो टॉपिक क्या हमारा, हमें ये समझना कि वाकई में आपने जो ये कहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, कितना सही कितना जो है इसमें थोड़ा सा चेंज है, कितना ये गलत है। समझना कि प्रकाश सीधी रेखा हमेशा नहीं चलता, कि प्रकाश सीधी रेखा में चला तो होना क्या चाहिए था कि जैसे प्रकाश सीधी रेखा में यहां पर पहुंचा, अपारदर्शी वस्तु थी, टकराया, टकराकर ऐसे गया और फिर ऐसे गया, फिर वापस इस तरीके से आया और ऐसे चला गया। अब क्या ऐसा ही होता है?
कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रकाश हमने समझ लिया कि प्रकाश का मतलब क्या, कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम जिसके सहायता से वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप होती है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रकाश चलता कैसे, तो हमें यह पता है कि प्रकाश जो सीधी रेखा के रूप में चलता है। अगर प्रकाश हमेशा सीधी रेखा के रूप में चलता है तो कॉन्सेप्ट में चीजें ये होनी चाहिए कि प्रकाश जैसे किसी वस्तु पर गिरा, गिरने के बाद क्या हुआ, यहां पर टकराया अपारदर्शी वस्तु से, और टकराकर फिर वो ऐसे गया और वापस फिर इस तरीके से आ गया, क्योंकि आपने तो कहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, नाक की सीधी में चलना चाहिए। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि बिल्कुल सीधे जाना, नाक की सीधी में जाना, नाक की सीधी में मतलब क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, बिल्कुल सीधा जाना है। तो अगर उस बात को फॉलो करें, इस बात को लेकर चले कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो ठीक है, प्रकाश पहले ऐसे जाएगा, फिर वहां पर टकराएगा, टकराने के बाद प्रकाश इस तरीके से जो है सीधी रेखा में चलता जाएगा। जबकि रियलिटी में, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अगर प्रकाश किसी भी स्रोत से किसी वस्तु पर पहुंचा, पहुंचने के बाद वो वहां से टकराकर लौट कर भी आता है, फैल भी जाता है। तो क्या होता क्या कि जब प्रकाश किसी स्रोत से किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरा, तो गिरने के बाद वो वस्तु जो है आपको चमकती हुई दिखाई देती है, और उसके जो किनारे हैं इस वस्तु के, ये भी आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। और इस वस्तु के ठीक पीछे आपको इसकी परछाई दिखाई देती है, जिससे आप बोलते हो शैडो। जैसे मान लो आप खड़े हैं बल्ब के सामने आप खड़े हुए हैं, और बल्ब के प्रकाश से क्या हुआ, आप सीधा आपके ऊपर आकर गिरा। अब आपके ठीक पीछे ही क्या होगा, आपके ऊपर क्या हुआ, ठीक पीछे आपकी परछाई बन रही है। वो परछाई कब बनी, जब प्रकाश आप पर गिरा, और गिरने के बाद आपके पूरे के पूरी बॉडी पर, पूरे के पूरे शरीर पर फैल गया, और फैलने के बाद आपने तो कहा था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता, होना क्या चाहिए था कि प्रकाश हमारे ऊपर गिरता और वापस यहां पर टकराकर सीधे चला जाता। जबकि हुआ क्या, हमारी परछाई जस्ट उसके पीछे बन गई। ये बात यहां पर बताई जा रही है कि अगर प्रकाश हमेशा ही सीधी रेखा में चलता है तो कंडीशन ये होनी चाहिए थी। तो फिर ये क्या हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये कॉन्सेप्ट, ये जो लाइन है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, बिल्कुल ये सही है। लेकिन है किस तरीके से? तो सर जब आपने कहा सही है, तो फिर ये कंडीशन क्यों हो रही है, ये वाली कंडीशन क्यों नहीं हो रही, या ये वाली कंडीशन क्यों हो रही है? अब समझना कि हमारे पीछे, या हम सीधी ऐसे समझे इस चीज को कि अगर हम किसी बल्ब के सामने खड़े हुए हैं, बल्ब से प्रकाश हमारे ऊपर गिर रहा है, तो हमारी परछाई ठीक हमारे पीछे बन रही है, हमारी परछाई ठीक हमारे पीछे बन रही है। तो हमारी परछाई जब ठीक हमारे पीछे बन रही, तो वो इसी बात का प्रमाण है, इसी बात का प्रूफ है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा नहीं चलता, वो किनारों से भी मुड़ जाता है। हमेशा नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है, और हमारी परछाई का ठीक हमारे पीछे बनना वो इस बात का प्रमाण है कि रियलिटी में जो है, वास्तव में जो है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और अगर प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता, तो एक बहुत बड़ी वस्तु अगर आपके सामने रखी हुई है, मान लो इस बोर्ड के जितनी वस्तु आपके सामने है, और आप इस पर प्रकाश डालें, तो इसकी परछाई इसके पीछे नहीं बन रही है, बल्कि हो क्या रहा है, इसके पूरे बोर्ड पर फैल गई, और आपको इसके सारे किनारे दिखा, चारों किनारे दिखाई दिए बोर्ड के। तो इस बात भी तो डिपेंड कर रहा है ना कि वस्तु छोटी है, वस्तु बड़ी। अगर वस्तु छोटी है, प्रकाश स्रोत बड़ा है, प्रकाश ज्यादा आ रहा है, तो प्रकाश की हमारी जो परछाई है, किसी वस्तु की जो परछाई है, वो उसके ठीक पीछे बन जाती है। और ठीक पीछे बनने का मतलब यही तो है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और अगर प्रकाश सीधी रेखा में ना चलता, तो परछाई भी फिर या तो यहां पर बनती इस वस्तु की, या फिर इस वस्तु की परछाई जो है यहां पर बनती। तो ठीक है, इसका मतलब जो है, तो ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? ये कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है कि जब प्रकाश इस वस्तु पर गिरा, इसके प्रत्येक भाग पर जब प्रकाश गिरा, तो वो प्रकाश किनारों पर से भी मुड़ गया था। और जब किनारों पर से मुड़ गया, तो आप समझ सकते हैं, तो फिर ये वाली स्थिति नहीं हो सकती। जब प्रकाश सीधी रेखा में अगर हम
कि ये वाली स्थिति क्यों नहीं हो रही है और ऐसे क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है। तो वही आपको समझाया, अगर प्रकाश की स्थिति यही हो रही होती, क्यों रिलेटिव हुआ क्या कि प्रकाश जब वस्तु पर गिरा तो उसके किनारों पर से भी मुड़ गया और इसकी परछाई ठीक इसके पीछे बन गई। अब जब इसके परछाई ठीक इसे पीछे बन गई तो उसने तो इस बात को प्रमाणित कर दिया कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, इसलिए जो परछाई जो है इसके ठीक पीछे बन रही है। बात समझ आ गई? और किनारों पर से मुड़ गया तभी किनारे चमकते हुए दिखाई दिए। अगर किनारों पर से ना मुड़ता तो फिर किनारे चमकते हुए ना दिखाई देते, फिर आपको सिर्फ परछाई दिखाई देती। आप स्टेडियम में गए, आप जानते स्टेडियम में, या ऐसा क्वेश्चन कैसे समझे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि हम अब ये चाहते हैं कि हमारी परछाई ना बने, कि परछाई हमारी पूरी तरीके से गायब हो जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल है? कि हम आपसे कोई ये कहे कि नहीं जी प्रैक्टिकली इस बात को प्रमाणित करके दिखाओ कि क्या ऐसा हो भी सकता है कि अगर हम किसी वस्तु के सामने खड़े हैं, किसी प्रकाश स्रोत के सामने खड़े हैं और हम आपसे ये कहें कि हमारी परछाई नहीं बननी चाहिए। पहली बात तो ये नहीं होगा कि परछाई नहीं बनेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि परछाई तो बनेगी ही बनेगी। तो फिर भी लेकिन ठीक है बन रही, लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं कि परछाई ना बने, तो कैसे पॉसिबल है? अब समझना, आप कभी लाइफ में अगर आपको कभी स्टेडियम में मैच देखने का मौका मिले तो वहां जरूर जाना। स्टेडियम में क्या होता है, बहुत बड़े लाइट के सोर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लाइट के सोर्स होते हैं, जैसे प्रकाश आ रहा होता है। और आप अगर यहां पर खड़े हुए हैं और मान लो 1 2 3 4 लाइट के सोर्स है, एक सोर्स से लाइट आप पर गिरी तो होगा क्या, आपकी परछाई जो है ठीक आपके पीछे बनेगी। ठीक है सर, जस्ट पीछे बनेगी। आप हमारे स्थिति से खड़े हैं तो आपकी परछाई जो ठीक क्या होगी, आपके पीछे बन गई, जमीन पर बनती है। इधर भी लाइट का सोर्स है तो इसने इस परछाई को क्या कर दिया, छिपा दिया इस स्रोत पे, क्योंकि इसने भी तो लाइट डाली है। इसने तो इसकी परछाई को कैंसिल कर दिया और इसने इसकी परछाई को कैंसिल कर दिया, यानी कि इस सोर्स ने तो है इसकी परछाई को कैंसिल कर दिया और इस सोर्स ने इसकी परछाई को कैंसिल कर दिया। दो चीजें क्लियर हो गई। अब ये दो सोर्स भी बचे हुए थे, इसकी वजह से इसकी परछाई बनी यहां पर और इसकी वजह से इसकी परछाई बनेगी यहां पर, तो इसने इसकी परछाई को कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसकी परछाई को कैंसिल आउट कर दिया, खत्म कर दिया, छिपा दिया। क्योंकि लाइट का सोर्स कैसा है, लाइट का सोर्स बहुत बड़े हुए, आप किस कंपैरिजन में लाइट का सोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रकाश मात्रा, अधिक मात्रा में प्रकाश आ रहा है। तो जब मैक्सिमम प्रकाश आ रहा है, बहुत अधिक प्रकाश आ रहा है, तो जो परछाई है उस टाइम हम ये नहीं कह सकते खत्म हो गई, बल्कि हुआ क्या है कि जो प्रकाश आ रहा था वो प्रकाश जो है उसका जो आप उस प्रकाश में जो आपकी जो परछाई बनाई है उस परछाई का साइज जो है बहुत कम हो गया और हो सकता है वो परछाई आपके फुट पे, आपके पैरों के आसपास ही थोड़ी बहुत बने। और अगर आप भागते हुए किसी ऐसी जगह पर खड़े हो गए जहां पर प्रकाश थोड़ा कम या ज्यादा आ रहा है तो वहां पर आपको अपनी परछाई दिखाई दे गई, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि परछाई नहीं बनती। लेकिन हाँ, अगर परछाई को हमें कुछ छिपाना हो, हाइड करना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम फिर लाइट के ऐसे सोर्स लेते हैं कि जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा, जहां से बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश आ रहा हो। अब वो प्रकाश क्या काम करेगा, भाई जो परछाई आपकी बनी है उस परछाई को क्या कर देगा, थोड़ा छिपा देगा। तो लेकिन परछाई शैडो फिर भी आपके ठीक पीछे बनेगी, जो इस बात को प्रमाणित कर देगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और साथ के साथ जो है जब प्रकाश आप पर गिरेगा तो आपके बॉडी के हर पार्ट से प्रकाश मुड़ेगा भी। तो दोनों ही चीजें होते हैं, प्रकाश किनारों पर से मुड़ता भी है, प्रकाश सीधी रेखा में भी चलता है। अब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये इसका प्रूफ ये है कि आपकी परछाई का बन जाना। और प्रकाश किनारों पर से मुड़ता है, इसका प्रूफ क्या, आपकी बॉडी का पूरा पार्ट जो है चमकता हुआ दिखाई देना, आपकी बॉडी स्पष्ट दिखाई देना प्रकाश में। क्लियर हो गई? तो हम ठीक है सर, प्रकाश का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश का मतलब एक ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से जो है हम वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश एक ऐसा स्रोत हो गया, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ वस्तु को देखा जा सकता है, या प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है।
और जिस स्रोत से प्रकाश आ रहा होता है उस स्रोत को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। मतलब ठीक है, तो अब उसके बाद टॉपिक क्या बताया मैंने आपको कि सर ठीक है, आपने कहा कि प्रकाश के बारे में आगे हमने डिस्कस करा कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। तो इस बात को मैंने आपसे क्या उदाहरण क्या दिया, इस बात का एग्जाम्पल ये है कि हमारी परछाई का ठीक हमारे पीछे बन जाना इस बात को प्रमाणित करता है, इस बात को प्रूफ देता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ऑलवेज नहीं कह सकते, हमेशा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकाश किनारों पर से भी मुड़ता है। अब क्यों नहीं, हमेशा क्यों नहीं कह समझना। आपने एक टॉर्च ली, छोटी टॉर्च है, ज्यादा बड़ी टॉर्च नहीं है, नॉर्मल टॉर्च। उस टॉर्च से आपने एक बहुत बड़े बॉक्स के सामने रख दिया और टॉर्च को जलाया, उससे थोड़ा सा दूर ले गए आप, थोड़ा दूरी पर सामने एक बॉक्स लिया, ठीक है, और बॉक्स इससे भी बड़ा साइज का लो लिया, डबल साइज का ले दिया और टॉर्च लेके गए। अब टॉर्च हमने पहली कंडीशन में हमने क्या काम किया, टॉर्च का साइज थोड़ा छोटा लगा, 5 या 10 या 20 रुपए वाली टॉर्च ली, छोटी टॉर्च को लिया। अब छोटी टॉर्च से हमने क्या काम किया, इसके ऊपर लाइट डाली। जैसे अब इस छोटी टॉर्च से बड़े वस्तु के ऊपर लाइट डालते हैं, उस स्थिति में इसकी परछाई ठीक इसके पीछे नहीं बनती है, क्योंकि जब प्रकाश स्रोत तो छोटा है लेकिन जिस वस्तु पर डाल रहे हैं उसका साइज बहुत बड़ा है। तो जब वस्तु का साइज बहुत बड़ा है और प्रकाश का स्रोत छोटा है, तो जब तब परछाई नहीं बनती, फिर प्रकाश क्या होता है, इसके सामने ही इस पर फैल जाता है और आपको ये किनारे भी, ये वाला किनारा भी, ये वाला किनारा भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है तो उस परिस्थिति के अंदर परछाई नहीं बनेगी, सिर्फ प्रकाश जो है किनारों पर से मुड़ जाएगा। अब अगर हमने क्या काम किया, पहले कंडीशन ये ले ली, दूसरी कंडीशन में हमने प्रकाश स्रोत को तो नॉर्मल रखा, जो था उसी का जितना रखा, और इसके सामने हमने एक छोटे साइज का डिब्बा ले लिया, बॉक्स। कितने साइज का, अब ये मान के क्यूब होता है जिससे गेम खेलते हैं, क्यूब वाला, उस क्यूब के जितना ले लिया। अब प्रकाश स्रोत से उस क्यूब के ऊपर लाइट डाली गई और सामने हमने एक व्हाइट कलर का सफेद कपड़ा रख दिया परछाई देखने के लिए, जिसको आप स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही आपने इस प्रकाश स्रोत से इस क्यूब के ऊपर, इस घन के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर लाइट डालते हैं, तो जैसे आपने लाइट डाली, वो उस लाइट से क्या हुआ, उस लाइट ने इस क्यूब की परछाई ठीक पर्दे के पीछे बना दी, जहां से यह प्रमाणित हो गया कि हां प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। वो साथ के साथ जो है आपको ये क्यूब के किनारे भी चमकते हुए दिखाई दिए, तो प्रमाणित हो गया कि दोनों चीजें हो रही है, प्रकाश किनारों पर से भी मुड़ रहा है और प्रकाश सीधी रेखा में भी चल रहा है। लेकिन पहले वाली कंडीशन में क्या था, जब आपको बॉक्स बनाकर दिखाया था कि सर उस स्थिति में जब बॉक्स बहुत बड़ा हो, प्रकाश स्रोत बहुत छोटा हो, उस कंडीशन में चीजें जो है जब किसी वस्तु पर गिरती हैं, अगर वस्तु बहुत बड़ी है, प्रकाश स्रोत छोटा है, तब परछाई बनना संभव नहीं हो पाता है। तो दोनों चीजें हो रही होती, तो हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश जो है सीधी रेखा में तो चलता है, साथ साथ किनारों पर से ही मुड़ता है। अब ठीक है सर, आपने कहा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये हो गया सन, सूरज, और सूरज का चित्र आप ऐसे बनाते हैं। अब कोई अगर आपसे ये कहे कि सूरज का चित्र ऐसे क्यों बना रहे, तो आपके पास कोई जवाब होगा क्या? आप तो कह रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो ऐसे बनाना चाहिए ना कि लाइन जैसे आप बना रहे हैं किस तरीके से बनाओ, बस सीधी रेखा चल रहा है, क्योंकि अभी तक टकराया नहीं ना, इसलिए हमने कह दिया। टकराने के बाद प्रूफ हमें क्या मिला कि परछाई का ठीक इसके पीछे बनना, परछाई का ठीक वस्तु के पीछे बनना है, इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हाँ प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश ऐसे क्यों बना रहा है, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों बना रहे, फिर ऐसे क्यों नहीं बना रहे, किसमें तो ऐसे चलना चाहिए। तो सर क्या ये लाइन भी, ये वाले प्रकाश भी, ये वाला प्रकाश भी, ये वाला प्रकाश भी, ये वाला प्रकाश भी, सारा प्रकाश जो है क्या ये सब सीधी रेखा ही है?
तो ठीक है, तो सर फिर सूरज का चित्र जो है ऐसे क्यों बनाते हैं? तो कैसे बनाना चाहिए था? ऐसे बनाते, एक इधर से एक इधर से, इधर हो गया एक इधर हो गया। फिर ऐसे क्यों बनाया? तब समझिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जो सूरज का चित्र है, जो सन है, इस सूरज से प्रकाश जो है सभी दिशाओं में फैलता है। सभी दिशाओं में, और सभी दिशाओं में फैल रहा है प्रकाश। लेकिन सभी दिशाओं में फैलने के साथ साथ प्रकाश सीधी रेखा में भी चल रहा है। अब समझना इस बातों की, ये बात कैसे कंफ्यूजन पैदा कर रही है कि अभी आपने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो चित्र जो है हमारा ऐसे बनना चाहिए था, फिर ऐसे क्यों बनाया? अब इस बात का क्या मतलब है कि ऐसा क्यों बना रहे हैं? कि मैंने कहा प्रकाश जब किसी भी स्रोत से बाहर निकलता है तो वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, लेकिन फैलने के साथ जो भी प्रकाश की किरणें जो निकल रही हैं, दूसरी ध्यान रखना, प्रकाश किरणों के रूप में निकलता है। प्रकाश की किरण, प्रकाश ऐसा माध्यम है जिसके साथ वस्तु को देखा जा सकता है, साथ के साथ प्रकाश जो है किरणों के रूप में चलता है, किरण के रूप में चलता है। पर तो कहते हैं प्रकाश की किरण, जो प्रकाश किरण के रूप में चलता है। और माध्यम है जिसके साथ आप वस्तु को देख पा रहे हैं, माध्यम क्या हो गया? जिसके साथ आप वस्तु को देख पा रहे हैं, लेकिन वो प्रकाश किरण के रूप में चल रहा है। ध्यान रखना, इसीलिए जो है ये प्रकाश की किरणें हैं, और जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, साथ के साथ वो जिस भी दिशा में जा रही होती हैं उसमें सीधी जाती हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि आप इस तरह से खड़े हुए हैं, आपको सीधे जाना है, तो ठीक है, सीधा हो गया ये। लेकिन अगर आप ऐसे घूम गए और आपको कोई ऐसे कहे ऐसे जाना है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जाना है, इसी दिशा में जाना है, तो ये भी एक तरीके से सीधा हो गया। क्या बिल्कुल ऐसे सीधे चले गए? तो क्या टेढ़ा थोड़ा है ये? यही बात यहां पर हो रही है। अगर प्रकाश किरण ऐसे जा रही है तो जाएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट ही, बिल्कुल सीधा ही। तो यही तो हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। और यहां पर अगर कोई वस्तु होगी इस किरण के सामने, तो उसकी परछाई ठीक इसके पीछे बन जाएगी, जिस बात को प्रमाणित कर देगा कि वास्तव में जो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा के रूप में चलता है। तो प्रकाश जो है किरणों के रूप में बाहर निकलता है और चारों दिशा में फैलता है, साथ के साथ फैलने के साथ साथ जो है वो चलेगा सीधी रेखा में ही। वस्तु का साइज छोटा है तो किनारों से भी मुड़ जाएगा, परछाई बनाएगा। वस्तु साइज बहुत बड़ा है तो केवल क्या होगा, उस परिस्थिति में अगर वस्तु साइज बहुत बड़ा है तो केवल किनारों पर से मुड़ेगा आप, और जिस भी भाग पर वस्तु के प्रकाश गिर रहा होगा, फिर वही वस्तु जो आपको चमकती हुई दिखाई देगी। और चमकती हुई वस्तु कब दिखाई देती है? जैसे ही प्रकाश गिरने के बाद टकरा कर आप तक पहुंचा, तब दिखाई देगी। ये नहीं होता है कि प्रकाश गिरते ही सारा का सारा प्रकाश जो है वो यहीं पर रुक गया। अगर रुक जाता तो दिखाई कहां से देता? प्रकाश किरणों के रूप में चला है। प्रकाश की वस्तु अपारदर्शी थी, वस्तु जो है जैसी वस्तु पर टकराई, टकराने के बाद वही प्रकाश आप तक पहुंचता है और आपको चीजें दिखाई देती है। इस तरह से चीजें दिखाई भी देती हैं प्रकाश की सहायता से। तो 3-4 चीजें हमने यहां पर डिस्कस करी कि पहला कि सब प्रकाश जो है एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तु को देखा जा सकता है या प्रकाश ऊर्जा के रूप में होता है। दूसरी बात कि प्रकाश सीधी रेखा के रूप में चलता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा के रूप में चलता है तो इसका प्रमाण क्या, उसका उदाहरण क्या है कि हमारी किसी भी वस्तु की परछाई का ठीक उसके पीछे बन जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर प्रकाश किरणों के रूप में चलता है, प्रकाश जो चारों दिशा में फैलता है वो किरण के रूप में फैलता है, और वे किरणें जिस भी दिशा में जा रही होती है बिल्कुल सीधी जाती है। इसीलिए जो है सूरज का चित्र जो है इस तरीके से बनाया जाता है। तो 3 चीजें क्लियर हो गई। चौथी मेन बात, अगर किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश, उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत, किसी भी स्रोत से आने वाला प्रकाश जब किसी वस्तु पर गिरता है, अगर उस वस्तु का साइज बहुत बड़ा है तो उन परिस्थितियों में परछाई नहीं बनेगी, वस्तु प्रकाश भी टकरा कर आ जाएगा और आपको दिखाई देगा।
तो प्रकाश के बारे में ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीज हमें पता भी होनी चाहिए। अब दूसरी बात, ये मेन पॉइंट हो गया प्रकाश के बारे में। मैंने आपसे क्या कहा कि एक पॉइंट तो ये निकल कर आया है कि प्रकाश ऐसा माध्यम हो गया जिसके साथ ऐसा वस्तु को देख पा रहे हैं। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी होता है। तीसरी मेन चीज जो है, प्रकाश जो है कण तथा तरंग दोनों की क्वालिटी रखता है। मतलब क्या है सर इस बात का कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में भी बिहेव करता है और तरंग के रूप में बिहेव करता है। कण मतलब पार्टिकल, तरंग मतलब वेव। क्या मतलब हुआ सर इस बात का, यानी कि प्रकाश जो है आपका कण और तरंग दोनों होता है, दोनों की तरीके से बिहेव करता है। हमारी परछाई का ठीक हमारे पीछे बन जाना इस बात का प्रमाणित है कि प्रकाश तरंग के रूप में है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन इस बात के उदाहरण है कि प्रकाश जो है आपका तरंग के रूप में होता है। और सोलर प्लेट, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाना, वो इस बात का उदाहरण है कि प्रकाश जो है आपका कण के रूप में होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकाश आपका कण भी है और तरंग भी है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। इसका मतलब क्या है, इसकी दोनों नेचर होती है, दोनों प्रकृति होती हैं। कौन कौन सी प्रकृति, एक तो कण की भी होती है, दूसरा तरंग की भी होती है। तरंग का उदाहरण अपवर्तन तथा परावर्तन। अपवर्तन तथा परावर्तन इस बात को आधार मानकर समझाए गए हैं, बताए गए हैं कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में होता है, कि प्रकाश का ना तरंग की भी प्रकृति होती है। और कण की बात करें तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनना, इलेक्ट्रिसिटी बनना सोलर लाइट से, वो इस बात का प्रूफ है कि प्रकाश जो है आपका वो कण के रूप में भी होता है। तो तभी कहा जाता है कि सर प्रकाश की जो है वो द्वैती प्रकृति, द्वैती प्रकृति का मतलब होता है डुअल नेचर, यानी कि दोनों नेचर होती हैं प्रकाश में, वो कण भी है वो तरंग भी है। अगर प्रकाश कण की तरह ना होता, कण की प्रकृति ना होती, कण की नेचर ना होती, तो सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनना पॉसिबल नहीं था। तो इस बात को हम यहां पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि सर ठीक है, प्रकाश जो आपका किस रूप में है, वो आपका कण के रूप में भी है और प्रकाश आपका तरंग के रूप में भी है। परछाई बन रही है, प्रमाण क्या हो गया, तरंग के रूप में भी है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन इस बात को का उदाहरण है कि प्रकाश आपका तरंग के रूप में भी होता है। बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन यहां पर आया कि सर कण कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कौन सा? नहीं, प्रकाश जिन कणों से मिलकर बनता है उन कणों को का नाम होता है फोटोन कण। फोटोन, PHOTON, फोटोन। प्रकाश जिन कणों से मिलकर बनता है उन कणों को फोटोन कहा जाता है। फोटोन पार्टिकल जिन पर धनावेश होता है। और फोटोन एक ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश जिन सूरज से आने वाला प्रकाश जिन कणों से मिलकर बनता है उन कणों को क्या कहा जाता है, फोटोन कण कहा जाता है। तो हम इसलिए जो है जब यही फोटोन सोलर प्लेट पर गिरते हैं, गिरने के बाद ही इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये फोटोन मेटल में, तत्व में जाकर इनको इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, इनकी ऊर्जा को, और इलेक्ट्रॉन यहां से फिर इनकी ऊर्जा को लेकर बाहर निकल जाता है। और अगर प्रकाश कणों के रूप में ना होता तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनना पॉसिबल नहीं था। बात क्लियर हुई? तो ठीक है सर, ये बात भी क्लियर होगी, प्रकाश जो है कण और तरंग के रूप में होता है। तो आज आपने कितनी चीजों के बारे में डिस्कस करा? प्रकाश के बारे में डिस्कस करा। क्या क्या डिस्कस करा? कि पहली बात कि प्रकाश आपका एक ऊर्जा के रूप में है, पहली बात तो ये होगी। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश जो है आपका एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से आप वस्तु को देख सकते हैं। दूसरी मेन चीज क्या डिस्कस करें कि प्रकाश जो है किस रूप में चलता है, किरण के रूप में चलता है।
प्रकाश की किरण से भी कहा जाता है कि प्रकाश की किरण, कि प्रकाश जो है किरण के रूप में चलता है। तीसरी मेन चीज क्या आपने डिस्कस की कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और किनारों पर से भी मुड़ता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में ना चलता तो परछाई ठीक पीछे ना बन पाती, और अगर किनारों से ना मुड़ता तो किनारे चमकते हुए ना दिखाई देती। तीन चीजें क्लियर होगी। चौथी मेन चीज आपको क्या बताएगी, प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों की प्रकृति रखता है। प्रकाश जो है कण की तरह बिहेव करेगा और तरंग की तरह बिहेव करेगा। उदाहरण क्या दिए इस बात के कि अगर प्रकाश तरंग की तरह बिहेव ना करता, वेव की तरह बिहेव ना करता, तो अपवर्तन परावर्तन को बताना, एक्सप्लेन करना संभव नहीं था, फिर या अपवर्तन या परावर्तन ना होते। अब खुद सोचो, अगर आप एक शीशे के सामने खड़े हैं, मिरर के सामने खड़े हैं, और मिरर अपारदर्शी है, बस आपको दिखा सकता है, मिरर के ठीक पीछे जो है, दर्पण के ठीक पीछे पॉलिश कर रखी है, और आपकी परछाई जो, आपकी चित्र जो है, आपका प्रतिबिंब जो है सीधा क्या हुआ, दर्पण पर बना। वो कब बनेगा, आप सामने खड़े हुए हैं, आपका चित्र दर्पण पर बना। कब बना, प्रकाश क्या हुआ, आप पर गिरा, गिरने के बाद टकराया आपसे, सीधा कहां पर पहुंचा, दर्पण पर पहुंचा। देखो प्रकाश की एक ही किरण नहीं आई तो बहुत सारी हैं। हम तो एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, प्रकाश आप पर गिरा, गिर कर सीधा दर्पण पर पहुंचा, और प्रकाश की जितनी भी किरणें आप पर गिर रही थी, सारी की सारी किरणें क्या कहां पर पहुंच गई, दर्पण पर पहुंच गई, तो आपका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इस तरीके से जो है आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, आपने कहा तो प्रकाश ऐसे चलता है। तो अगर अब वो यहां पर क्या हुआ कि प्रकाश जैसे आप पर यहां पर गिरा, दर्पण पर गिरा और टकराया, टकराने के बाद आप तक पहुंच रहा है, तभी तो अपना चित्र आपको दर्पण में, मिरर में दिखाई दिया, दर्पण में दिखाई दिया। और अगर प्रकाश, इसे तो क्या बोल दिया, टकराकर वापस आने को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, जो हम अगले टॉपिक में अपने पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है ये ऐसा पॉसिबल तभी था कि जब प्रकाश तरंग की तरह भी बिहेव करे, तरंग की तरह भी व्यवहार करे। तो प्रकाश जो है वो आपका तरंग की तरह भी बिहेव करता है, और प्रकाश आपका जो है वो कण की तरह भी बिहेव करता है, दोनों प्रकृति होती है। तो ठीक है सर, और कण का उदाहरण मैंने आपको क्या दिया कि कण का उदाहरण था सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का बनना। इसी बात का तो प्रमाणित है कि अगर प्रकाश कण के रूप में ना होता, प्रकाश आपका कण के रूप में ना होता, पार्टिकल के रूप में ना होता, तो फिर विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है। विद्युत ऊर्जा में क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन। सोलर प्लेट है, जो ये हरी हरी नीली नीली पत्ती होती है ना, ये पत्तियां सिलिकॉन की बनी हुई होती है, SI सिलिकॉन या जर्मेनियम की। सिलिकॉन ये आपका अर्धचालक होता है, मतलब आधा चालक, जिसमें कुछ अशुद्धि मिलाने के बाद उसमें करंट फ्लो हो जाए, उसे बोलते हैं अर्धचालक। अशुद्धि मतलब कि एक तत्व में दूसरा तत्व मिला दिया, वो तत्व कोई सा भी हो सकता है, और कौन से मिलाया कि जिस तत्व को मिलाने से उस वस्तु के अंदर करंट फ्लो हो जाए, इलेक्ट्रॉन चलने लगे, वही तत्व मिलाया जाता है। ये नहीं है कि इसमें आपने कुछ भी मिला दिया और चालक बनेगा, नहीं। अशुद्धि में मिलाने के बाद, अशुद्धि मतलब इम्प्यूरिटीज। क्यों कहा जा रहा है कि आपने मान लीजिए सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में आपने कुछ ना कुछ ऐसा तत्व जरूर मिलाया है कि उसको मिलाने के बाद ही उसमें करंट फ्लो हुआ है। तो ये सोलर प्लेट में लगी हुई होती हैं, वो कौन सी पत्ती होती है, किस तत्व की बनी होती है, वो होती है सिलिकॉन की बनी हुई होती है। तो ध्यान रखना। तो अगर प्रकाश आपका कण के रूप में ना होता तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनना संभव नहीं था। तो कहने के ठीक है, प्रकाश आपका किस किस रूप में हो गया, कण के रूप में भी हो गया, और वह तरंग के रूप में भी होता है। और प्रमाणित मैंने आपको चीजें कई बार बताई कि प्रकाश जो है आपका दोनों के रूप में भी है, साथ में प्रकाश आपका ऊर्जा के रूप में भी है। तीन, आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ वस्तु को देखा जा सकता है। और देखते कैसे हैं, जो भी आपको मैंने बताया था कि प्रकाश इस तरीके से जो है अपना वर्क करता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर प्रकाश तरंग के रूप में ना होता
तो परावर्तन अपवर्तन ना पढ़ दे। तो अब अगला हमारा जो टॉपिक बनता है वो किस लिए बनता है कि प्रकाश का अपवर्तन, इसीलिए जो है प्रकाश के साथ हमारा नाम जुड़ा प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का, पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि प्रकाश से परावर्तन भी होता है और उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ऐसी चीजें जुड़ी हुई होती है कि प्रकाश हो गया फिर प्रकाश का क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो ठीक है, प्रकाश आता क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट कल जो डिस्कस करेंगे हम, अगले वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन से जो है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसी टॉपिक से जो आपके 2 लॉ जो बनते हैं, इसके 2 नियम हैं, उसके बाद वो भी आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। देखो, प्रकाश का अपवर्तन एग्जाम में आता ही आता है। इस पर कभी अति लघु भी आ सकते हैं, इस पर आपके बहुविकल्प भी आ सकते हैं। तो जो भी चैप्टर आपको डिस्कस कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अगर आप उसको ऐसे समझ कर चले कि आपको एक बार समझने के बाद दोबारा रिवाइज की जरूरत ना पड़े, बस आपको नॉर्मली देखना पड़े कि हाँ ये वाला क्वेश्चन बताया गया था, ये वाला क्वेश्चन हमें समझ लिया था, तो चीजें इस तरीके से आपने बनाकर भी लिखा तो भी आप एक्यूरेट लिख पाओ। अगर आप शब्दों पर कमांड कर गए, शब्दों पर को समझ गए, तो आप पूरी फिजिक्स में आपके लिए टफ नहीं है। फिजिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। फिजिक्स सिंपल बट नॉट इजी, इजी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स इज सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल का मतलब क्या, चीजें जितना सिंपल तरीके से आपको समझेंगे आप, उतना ही आपके समझ में आ जाएंगे। और इजी क्यों नहीं है, इजी इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी चीज सिंपल तरीके समझ में बहुत देर में आती है, उसको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब चीजें वो समझ में आती है। तभी कहा जाता है फिजिक्स इज सिंपल बट नॉट इजी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कल जो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, या कल का अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन की। ठीक है, प्रकाश समझ लिया कि प्रकाश, मैंने आपको यही बताया कि प्रकाश जो आपका कण और तरंग के रूप में होता है। तरंग है प्रकाश, इसीलिए प्रकाश का अपवर्तन भी है, प्रकाश का परावर्तन भी है। तो तभी अगला जो टॉपिक बनता है प्रकाश का तरंग व अपवर्तन बनता है। ठीक है, तो ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम जो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, देन थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।